Hello everyone, welcome again to online session of Monologue classes. I am Dr. Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss with you how to solve passage very quickly and without committing any mistake. तो ये जो सीरीज़ है हम मंथली इसमें आपको एक पैसेज सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे आप पैसेज को क्विकली पढ़ सकते हैं और जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई भी मिस्टेक करे विद अटमोस्ट एक्यूरेसी. सो हम आते हैं आज के पैसेज पर, और आज का जो हमारा पैसेज है इट इज़ रिलेटिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब ये क्या कहता है आर्टिकल 19? आर्टिकल 19 कहता है कि सभी जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं उनको कुछ फ्रीडम्स दी गई हैं, जो कि फ्रीडम ये दी गई हैं: द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, right to form association or unions, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the country, and the right to practice any professions or carry out any occupations. दूसरा हमारा स्लाइड क्या कहती है? These rights are subject to reasonable restrictions. मतलब जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 में वो एब्सोल्यूट नहीं है, रादर दीज आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. तो वो हमारे राइट्स पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है उसके सब्जेक्ट है, मतलब उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस होंगी वो रीजनेबल होंगी, अनरीजनेबल नहीं होगी. अब पॉइंट ये आता है कि क्या कोई रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, हम कैसे पता करेंगे? तो हम अगर सरकार कोई रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो उसको हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या ये गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो रेस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल है या नहीं है. ठीक है, अगर ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि ये रेस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल है तो उस रेस्ट्रिक्शन को स्ट्रक डाउन कर देंगे. अगर ऑनरेबल कोर्ट को लगता है कि रेस्ट्रिक्शन जो है अनरीजनेबल नहीं है बल्कि रीजनेबल है तो उसको अलाउ कर देंगे. अब हम आते हैं आगे. तो यहाँ पर केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, वेयर इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन ए मद्रास गवर्नमेंट ऑर्डर बैनिंग द सर्कुलेशन ऑफ पैटिशनर्स मैगजीन क्रॉसवर्ड. तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में जो सरकार है उसने पैटिशनर की एक मैगजीन थी जिसका नाम था क्रॉस रोड पर के सर्कुलेशन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी. तो फिर इसको चैलेंज किया गया और ऑनरेबल कोर्ट ने इस रेस्ट्रिक्शन को अनरीजनेबल माना, और ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस इज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड एनी रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रीजनेबल. तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप किसी की मैगजीन को पब्लिश होने से उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ये अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है और ऐसी रेस्ट्रिक्शन अलाउड नहीं होंगी. दूसरा आते हैं, दूसरा केस है हमारा बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, wherein Supreme Court ruled against government restrictions on the number of pages in a newspaper. तो इस केस में क्या हुआ? सरकार ने जो न्यूज़पेपर के नंबर ऑफ पेजेस हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी, और जब रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो इस रेस्ट्रिक्शन को चैलेंज किया गया कि एक न्यूज़पेपर में इतने ही नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है. और क्यों? क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के ये अगेंस्ट है और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के भी अगेंस्ट है. अब ये अगेंस्ट कैसे है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. देखिए, अगर नंबर ऑफ पेजेस कम है किसी न्यूज़पेपर में, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कम इन्फॉर्मेशन दी गई है. अब अगर वो इन्फॉर्मेशन कम है तो वो पब्लिक तक वो इन्फॉर्मेशन कम ही पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक के राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है. सेकंड पॉइंट ये है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस. कैसे? कि अगर किसी पर्सन को नॉलेज ही नहीं है तो वो पर्सन बोल ही नहीं पाएगा. इसलिए ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज implied part of the right to speech and expressions as a fundamental right. अब क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक नया कानून बन गया है 2005 में, तो इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन को हम क्या मानते हैं? एक स्टैट्यूटरी राइट. अब हम आते हैं नेक्स्ट केस पर, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, और अगर किसी पर्सन की फ्रीडम को एक गलत तरीके से या आर्बिट्ररी मैनर में लिया जाता है तो ये उसका वायलेशन होगा. नेक्स्ट केस है एस रंगराजन वर्सेस
जगजीवन राम 1989 का केस है। इस केस में क्या हुआ कि इसने डील विद द सेंसरशिप ऑफ अ तमिल फिल्म, तो जो है इसमें रंगराजन ने एक तमिल फिल्म बनाई, लेकिन इसको रोक दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा इस आधार पर कि यहाँ पर एक एप्रीहेंशन है। क्या है? एक एप्रीहेंशन है पब्लिक डिसऑर्डर का, क्योंकि अगर इस फिल्म को अलाउ किया गया या फिल्म को चलाया गया तो इससे पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है विदाउट क्लियर एविडेंस, लेकिन ऐसी कोई एविडेंस नहीं थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इस तरह से केवल आप एप्रीहेंशन के बेसिस पर किसी की फिल्म को नहीं रोक सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन होगा। क्यों? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू मेकिंग अ फिल्म भी शामिल होता है, क्योंकि मेकिंग अ फिल्म इज़ वन ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशंस हिज और हर ऑन थॉट। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ए जर्नलिस्ट ए went to जम्मू एंड कश्मीर टू रिपोर्ट ऑन लोकल इशू। तो यानी कि एक जर्नलिस्ट होता है जिसका नाम ए होता है और वो जम्मू एंड कश्मीर में जाता है कुछ लोकल इशू पर रिपोर्ट करने के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट इशूड एन ऑर्डर रेस्ट्रिक्टिंग ए फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन सर्टेन टॉपिक्स। तो सरकार क्या है, एक ऑर्डर इशू करती है और जिसमें वो कहती है कि आप इन टॉपिक पर वो नहीं कर सकते, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। साइटिंग कंसर्न्स अबाउट पब्लिक ऑर्डर, गवर्नमेंट कहती है कि इससे पब्लिक ऑर्डर वायलेट होगा। सो अंडर विच राइट इज ए प्रोटेक्टेड, तो आपको बताना है कि किस राइट में ए प्रोटेक्ट है। एंड विच रेस्ट्रिक्शंस कुड अप्लाई इन दिस सिनेरियो, तो कौन सी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई हो सकती हैं। अब हम देखते हैं, पहला है हमारा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोई संबंध नहीं है इससे। दूसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक ऑर्डर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्यों? अगर आप उसको रोक रहे हो तो आप उसके राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेशन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस जो लगाई जा सकती हैं वो पब्लिक ऑर्डर में लगाई जा सकती हैं। सेकंड है, बी अ बिजनेस पर्सन वांट्स टू पब्लिश अ मैगजीन इन न्यू दिल्ली बट द गवर्नमेंट imposes a restrictions on the number of pages he can publish citing a paper shortage। तो गवर्नमेंट ने उसकी मैगजीन में नंबर ऑफ पेजेस पर लिमिटेशन लगा दी और कहा कि आप इतने पेज ही मैगजीन में रख सकते हैं क्योंकि पेपर की शॉर्टेज है। अंडर विच केस लॉ कुड बी चैलेंज दिस रेस्ट्रिक्शन, कौन से कानून में उसको वो चैलेंज कर सकता है। एंड व्हाट फंडामेंटल राइट डज इट कंसर्न, ये कौन से फंडामेंटल राइट से कंसर्न है। तो केस का नाम है रमेश थापर, ये है नहीं। सेकंड केस है बेनेट कॉलमैन, यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये बेनेट कॉलमैन में ही कहा गया था, ऐसी इंफॉर्मेशन पेपर में भी, पैसेज में भी दी गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकंड इज सी, एन एक्टिविस्ट was prevented from traveling to a neighboring state to participate in a peaceful protest। तो यहाँ पर सी क्या है, एक एक्टिविस्ट है, उसको रोका गया। क्या रोका गया? कि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। द गवर्नमेंट साइटेड कंसर्न फॉर पब्लिक सेफ्टी, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेफ्टी का कंसर्न शो किया। विच राइट इज बीइंग पोटेंशियली वायलेटेड, तो कौन सा राइट उसका वायलेट हुआ। अंडर विच लैंडमार्क केस कैन सीक रेड्रेसल, तो इस सिचुएशन में कौन से लैंडमार्क केस से के ग्राउंड पर सी जो है अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। सो देखिएगा, पहला है रमेश थापर, नहीं है। दूसरा है हमारा बेनेट कॉलमैन, बेनेट कॉलमैन ने नंबर ऑफ पेजेस थे। और थर्ड है हमारा राइट टू फ्रीली मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सही ऑप्शन इसका सी होगा, क्योंकि मेनका गांधी के केस में ही कहा था कि राइट टू फ्रीली मूव इज अ फंडामेंटल राइट्स। नाउ वी कम टू डी। D, a filmmaker releases a documentary on a controversial subject. The local authorities banned the screening, fearing it could incite public disorder। तो यानी कि D एक फिल्म मेकर है जिसने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी और वो कंट्रोवर्शियल थी, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर थी। लोकल अथॉरिटीज़ ने उसको बैन कर दिया इस ग्राउंड पर कि इससे डिसऑर्डर हो सकता है या पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है। विच फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्व, तो कौन सा फंडामेंटल राइट यहाँ पर इन्वॉल्व है। एंड अंडर विच लीगल प्रेसिडेंट कुड डी आर्ग्यू फॉर द स्क्रीनिंग, कौन से लीगल केस के आधार पर वो ये वो कर सकता है, राइट क्लेम कर सकता है कि उसको उसकी डॉक्यूमेंट्री को, उसकी फिल्म को चलने दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर है, पहला है हमारा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, बेनेट कॉलमैन नहीं है, क्योंकि बेनेट कॉल में नंबर ऑफ पेजेस से रिक्वायरमेंट संबंधित थी। थर्ड है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एस रंगराजन, ये सही है, क्योंकि
एस रंगराजन के केस में ही ये इशू था कि उसकी फिल्म को रोक दिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है आप हमारा ई अ सोशल वर्कर ऑर्गेनाइज ए पीसफुल रैली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल इशू, हाउएवर द पुलिस prevented the rally, claiming it could disrupt traffic and public service. What right is at stake and which ground for restrictions could be authorities potentially justify their actions? तो यानी कि ई एक सोशल वर्कर है और वो एक पीसफुल वो करना चाहता है, प्रोटेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसको पुलिस ने रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि पुलिस को ऐसा लगा कि वो ट्रैफिक को डिस्टर्ब करेगा और पब्लिक सर्विसेज को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर व्हाट राइट इज एट स्टेक, उसका कौन सा राइट स्टेक पर है, एंड विच ग्राउंड फॉर रेस्ट्रिक्शंस कुड द ऑथोरिटीज पोटेंशियली जस्टिफाई देयर एक्शंस। तो जो ये तुम्हारी पुलिस है, यानी कि किस ग्राउंड पर पुलिस अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकती है। पहला है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये नहीं है। सेकंड है हमारा राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, नहीं है। थर्ड है राइट टू पीसफुल असेंबली, क्योंकि वो असेंबली के लिए जा रहे थे। तो एंड विदाउट आर्म्स, रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक ऑर्डर, तो यहाँ पर ये जो सी है ये एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो बिना हथियार के क्या जा रहे थे, पीसफुल असेंबली करने जा रहे थे। तो ये उनका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1B में। और पुलिस अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकती है रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक ऑर्डर, तो पुलिस एक्शन को इस ग्राउंड पर जस्टिफाई कर सकती है कि हमने जो पब्लिक ऑर्डर पे रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं, दीज आर रीजनेबल इन नेचर, और ऐसा हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 2 अलाउ करता है। So these are the answers with explanations of all these questions. So dear students, I have discussed this passage with you. I will come again with more such passages. Till then, thank you very much. Goodbye.